फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो फॉरवर्ड फेज है या फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें सिंपल ए और बी जब रिएक्शन करेगा या तामुल करेगा तो इससे बनेगा सी और डी। नंबर 2 पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो रहा है मीन्स ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। अब दूसरा मेरे पास आएगा रिवर्स, यानी इसका उलट जो है वो कैसे होगा, जब ये वापस पीछे की तरफ जाएगा रिवर्स फेज में तो उसमें मेरे पास क्या होगा, सी और डी जो है उससे वापस क्या बन जाएगा, ए और बी। अब एक ही रिएक्शन है उसके अंदर हमने ये दो चीजें बता दी, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में। अब इस लॉ ऑफ मास सेक्शन में अगर मैं देखूं दो अलग अलग रिएक्शन हो गए, एक हो गया फॉरवर्ड फेज, दूसरा हमारे पास इसका आ जाएगा रिवर्स फेज। लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक अगर मैं इन दो कीमतों को देखूं या इनकी रफ्तार को देखूं तो लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें ये बोल रहा है कि द रेट, इनका रेट जो है, फॉर एग्जांपल अब जो पहले मैंने रिएक्शन किया मैं यहाँ से आपको दोबारा करके बता देती हूँ कि मेरे पास था ए प्लस बी, उससे बन रहा है सी प्लस डी। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा था, आगे की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो मेरे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन की जो केमिकल अलामत बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ए और बी के। अब आर है हमारे पास क्या, आर जो है, आर से मुराद हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। आर रिप्रेजेंट करता है रेट को और एफ जो है वो क्या है, वो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ये बनेगा। इसके बाद अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, जो ये मैंने ब्रैकेट शो किए हैं, ये ब्रैकेट हमें बताते हैं क्या, कि इसमें जो हमने रिएक्टेंट लिया है ए और बी उस महलूल के अंदर, ये बताता है इसकी किस चीज़ को जाहिर करता है, ये इसकी कंसंट्रेशन को जाहिर करता है, यानी उसकी मिकदार हमारे पास यहाँ पे कितनी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा था आर एफ प्रोपोर्शनल टू ए टू बी। अब हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को, ये जो मैथमेटिकल एक साइन हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको हमने हटा के इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू इसको हटाने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा आर एफ, इसकी जगह एक तो इक्वल का साइन आ जाएगा, दूसरा मेरे पास क्या होगा के एफ, यानी कांस्टेंट आएगा किस चीज़ के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के, ये बराबर होगा ए और बी के। सेम ये हो गया। अब हमने आना है, ये था हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, अब हमने आना है किसकी तरफ, रिवर्स रिएक्शन की तरफ। रिवर्स रिएक्शन मेरे पास था कि सी और डी है, ठीक है, वो रिएक्टेंट है, उससे दोबारा क्या बन रहा था, बी और सॉरी ए और बी बन रहा है। ये रिएक्शन है मेरे पास कौन सा, रिवर्स रिएक्शन। अब इस भी हमने इसी चीज़ को अप्लाई करना है, हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन को हमने इस पर देखना है। तो ये रिवर्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ के, दो कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, एक सी है प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, डी है प्रोडक्ट। फिर ये जो है, ये क्या, आर जो है वो रेट को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ के रेट को, रिवर्स रिएक्शन के रेट को। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट के आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट के, और यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन, तो इसके साथ आर आ जाएगा और इधर आएगा सी और डी। अब दो चीज़ें आ गई, यानी लॉ ऑफ मास सेक्शन से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का भी जो है वो केमिकल इक्वेशन एक डिराइव कर ली है और हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की भी कर ली है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एक साथ करना है।
हमारे पास, क्योंकि ये हम इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, जब हम इसको इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो हमारे पास जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो बराबर होगा उतने ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई है वो हमारे पास क्या थी, के एफ और इधर क्या था, ए बी जे। हेलो, जी आवाज आ रही है, चले ठीक है, सही है। जहां से समझ नहीं आए तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखना है वो हमारे पास के आर इक्वल है, ये किस चीज के, सी के और डी के। अब इसमें मेरे पास देखो के एफ यहाँ है, के सी यहाँ पर है। अब हमने इन दोनों को एक साथ लेकर आना है कि के एफ जो है वो, सॉरी, के एफ, क्योंकि ये दोनों डिवाइड होंगे, ये इक्वेशन की इस तरफ आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ डिवाइड होगा किस चीज के साथ, के आर के साथ, यानी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने ज़रब कर देना, तकसीम कर देना है किस चीज पे, रेट, कांस्टेंट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इनके लिए हमने एक, दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एक मुस्तकिल या मुस्तकिल जो एक इक्वेशन मुस्तकिल को इस्तेमाल करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के सी, हम इसको बना देंगे। तो अब जब हम इसको के सी बनाएंगे तो मेरे पास जो पूरा रिएक्शन होगा, यानी ये पूरी वैल्यू जो है ये आके इसके साथ डिवाइड होगी। कैसे होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू, पहले साइड पे हमारे पास क्या था, ऊपर जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा था और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन आएगा। यहाँ पे आएगा हमारे पास डी डिवाइडेड बाय डी, सी और डी, देन ये हमारे पास डिवाइड होगा किस चीज़ के साथ, रिएक्टेंट जो मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन पे। तो ये के सी की जो वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम है। के सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम। अभी हमने ये करना है कि इन दोनों में अगर मेरे पास, ये तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करके पहले हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम किया, उसके बाद हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मालूम किया, फिर इन दोनों रिएक्शंस का हमने क्या किया, केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी एक्सप्रेशन बना ली, उसका इक्वेशन बना लिया। अब हमने एक एग्जांपल करनी है कि इससे हमें कैसे पता चल सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो बता रहा है कि उसमें उन केमिकल्स की या उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो वो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये हमारे पास रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। तो ये स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब इसमें स्मॉल भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी मौजूद हैं। तो इसमें जितने भी हमारे पास ये स्मॉल चीज़ें मौजूद हैं, ए बी सी और डी, ये हमें बता रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनके रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो या वो उसके प्रोडक्ट में हो, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन स्मॉल अल्फ़ाबेट से। और कैपिटल ए और कैपिटल बी, देन उसके बाद कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये हमें बता रहा है कि इनमें हमने कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं एज अ रिएक्टेंट के तौर पे, और फिर उससे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना है। जैसे कि पीछे मैंने बता दिया था आपको कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो उनसे अमोनिया कैसे बनता है। इसी रिएक्शन पे देख लो, तो यहाँ से ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये उसकी मिकदार कितनी है या कंसंट्रेशन कितनी है। इसमें मेरे पास था हाइड्रोजन दिया था मैंने H2 प्लस दूसरा मैंने यहाँ पे लिया था नाइट्रोजन। इससे मैंने कहा कि हमारे पास बनता है क्या, अमोनिया। बैलेंस करवा दिया था मैंने, तो बैलेंस हमने कैसे करना था, इधर आ गया इसके साथ 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गया था 2।
जे। अब यहाँ पे जो 3 है, ये 3 किस चीज को बता रहा है, ये इस स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं तो उसमें जो ये सी है या 2 है, वो उसके स्मॉल सी और डी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास आ गई है क्या, एक कंसंट्रेशन के साथ टोटल पूरा एक कंप्लीट रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उससे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं। अब इससे हमने बनाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इससे इसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम केसी की जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए कैसी इक्वेशन बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। इसी को हम ले लेते हैं 3 हाइड्रोजन प्लस उसके अंदर हमारे पास आ रहा था नाइट्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बना रहे थे 2 मोल्स हमारे लिए यहाँ पे अमोनिया वो बनाता है। अब इसमें मैंने अब इसमें Kc की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है उसकी इक्वेशन बनानी है। तो ये मेरे पास क्या था, Kc ये बराबर होगा, ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ पे, उनके रिएक्टेंट्स पे। अब अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं तो मेरे पास इक्वेशन में प्रोडक्ट जो है वो ये आ रहा है। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, अमोनिया है, NH3। अब NH3 तो हमने लिख लिया, दूसरा मेरे पास इसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या है, वो एक तो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब इसके साथ ये जो इनकी कंसंट्रेशन दी है या इनका जो ये मोल दिया है, ये अब हमने इस इक्वेशन में कहाँ पे लिखना है। तो 3 जो है वो किसके साथ आ रहा है, वो हाइड्रोजन के साथ आ रहा है, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख देना है। सेम इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी हमारे पास अमोनिया कितने मोल्स में है, वो 2 मोल्स में है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी। ऊपर हमारे पास Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन जो बन गया है, अमोनिया के 2 मोल्स हैं हमारे पास, वो डिवाइड होंगे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन का सिंपल 1 मोल के बराबर है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है Kc की, एक कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम बन गया। तो ये मैं यहाँ से दोबारा क्लियर करके लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन जो है हमारे पास 3 मोल्स में है, और नाइट्रोजन हमारे पास सिंपल 1 मोल में मौजूद है। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मैं आगे इसका बताऊंगी कि इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम किसी भी रिएक्शन का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, हम कैसे यूनिट को उसके फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसमें कोई यूनिट है या नहीं। इनसे कल नहीं परसों आपको इंशाल्लाह ये आगे समझा दूंगी, और ये चैप्टर हमारे पास फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।